कहेगी अगर कभी युद्ध होगा तो नागरिकों से अपील करेगी कि भाई आप अपना सोना हमें दे दीजिए। सोना लेकर के करेंगे क्या? तो सवाल है कि सोने को लेकर के इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी 1 साल तक सोना मत खरीदिए, रुक जाइए। अमेरिका लेकिन खेल खेल रहा है। अमेरिका हर तरह से दुनिया भर की सरकारों को डगमगा रहा है। कोई उससे अछूता नहीं है। यूरोप भी उससे अछूता नहीं है और भारत तो अछूता है ही नहीं। 2 इकोनॉमी ऐसी है जो क्लोज्ड इकोनॉमी है और वो है रसिया और चाइना। वो अपनी ताकत को पहचान करके वर्षों से इस पर काम करना शुरू किया कि हमारी ताकत है, हम अपनी ताकत को और बढ़ा सकते हैं, 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं और हर क्षेत्र में इन दोनों देशों ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज करके, क्लोज इन द सेंस कि बाहरी कंपनियों को लूटने के लिए नहीं आने दिया। अभी आप देखिए एप्पल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, उनका मैन्युफैक्चरिंग या जो जो हार्डवेयर का जो काम है वो चाइना में होता है, लेकिन उनके सर्विस को लेने के लिए चाइनीज तैयार नहीं है। एप्पल की सर्विस लेने के लिए तैयार नहीं है। वहां उनकी अपनी मोबाइल कंपनी है जो काम करती है। वहां मैन्युफैक्चर होता है और पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में बिकता है। यूरोप भी सप्लाई होता है, इंग्लैंड भी सप्लाई होता है, ऑस्ट्रेलिया सप्लाई होता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब के बाद वियतनाम के बाद उन्होंने चाइना को बनाया और चाइना अपना ट्रेड डील इस प्रकार से किया कि आप हमारे यहां बनाइए, हमारा सस्ता लेबर यूज कीजिए। तो चाइनीज को पता था कि हमारी जो लेबर, हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड हो चुकी है, उसको हमको स्किल्ड बनाना है और उनको रोजगार देना है। रोजगार देने के लिए अगर कोई विदेशी कंपनी आती है तो आओ, पैसा दो हमें, हम बदले में स्किल बेचेंगे, हम सोना नहीं बेचेंगे, हम टेक्नोलॉजी भी नहीं बेचेंगे। इसीलिए आज चाइना में अलीबाबा काम कर रहा है। हमारे यहां कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चाइना का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, रसिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। भारत का जो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है पता नहीं कहां पर है, किसी कंप्यूटर में हमने तो देखा नहीं है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है कि भारत भारत सरकार के अपने नेटवर्क में भी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा हो और उसको डिरेल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी कंपनी के जो मोल हैं, जो एजेंट हैं, चाहे वो गूगल के हों या अन्य कंपनियों के एजेंट हों, वो माइक्रोसॉफ्ट के हों, वो उनको डिरेल करने में लगे हुए हों, क्योंकि ये उनके पेरोल पर काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या बात है कि भारत के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। इसलिए जब मैं गोल्ड या डॉलर की चर्चा कर रहा हूं तो टेक्नोलॉजी पर आ रहा हूं। आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि इसका रिश्ता क्या है, कि आप कैसे लाचार बन गए हैं, कैसे परेशान हैं। आप अगर चाहते तो आप कह सकते थे कि हम आपका तेल नहीं, आप जो हमें डिक्टेट कर रहे हैं, हम तेल नहीं खरीदेंगे आपके इशारे पर या आपके कहने पर। हम नहीं खरीदेंगे तेल, हम रसिया से तेल खरीदेंगे, हमको जहां से मर्जी होगी वहां से तेल खरीदेंगे। आप होते कौन है कहने वाले? लेकिन आप ये कहने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दूसरी तरीके से वो बाहें मरोड़ सकता है। आप टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट है। स्थिति ये है, हालात ये है कि आज अगर अमेरिका चाह ले, उसका डीप स्टेट चाह ले तो आपको ब्लैकआउट कर देगा, आपको ब्लैकआउट कर देगा। और हमारे पास कोई ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं है और हमारे देश की जनता जातियों में उलझी हुई है। अभी बिहार से खबर आ रही है, खबरदार ये अगड़ा पिछड़ा चल रहा है, तो लड़ते रहिए, आपको इल्म ही नहीं है। अरे भाई आप 2 कौड़ी के नहीं हैं, आपको 2 मिनट में अमेरिका तहस नहस कर सकता है। इस बात का इल्म जिसको अपने पुरुषार्थ का इल्म नहीं हो, अपने पौरुष का इल्म नहीं हो, जो देश ज्ञान के आधार पर बढ़ना नहीं चाहता हो, जातिवाद में फंसा हुआ है, एक नकली क्षेत्रवाद में फंसा हुआ है, धार्मिक मतांधता हो गई है। एक एक बड़ा वर्ग जो है पूरी तरह से मतांध पड़ा हुआ है। उनको कुछ नहीं, उनको एक ही पैगंबर, एक ही किताब में उनका यकीन है। वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो पिट रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी, यहां भी पिट रहे हैं, लेकिन वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। अब इन सबका रिश्ता डॉलर और सोने से है। ये स्टैंड अलोन कहानी नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं, इसीलिए आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। क्यों? इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन एग्जैक्टली यही है। उसी से पॉलिटिक्स डिफाइन हो रही है, उसी से सोशियोलॉजी डिफाइन हो रही है और वही हिस्ट्री का आधार भी बन जाती है। तो अगर आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो उसका क्या इलाज हो सकता है? अब अमेरिकी फेडरल बैंक यही काम कर रही है। वो कह रही है कि हम डॉलर को भी मजबूत करेंगे और सोना का तो हमारे पास खदान ही है, सबसे ज्यादा रिजर्व
हजारों टन सोना उनके पास है, 8,000 टन से अधिक जो फेडरल बैंक के पास है। और जो खदान में है उसका छोड़ दीजिए, तो सोने का भी उनके पास रिजर्व किसी से कम नहीं है। डॉलर को मजबूत करने के लिए वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। अब आपकी हमारी परेशानी ये है कि आपको अगर तेल खरीदना है या सोना खरीदना है तो दोनों में से चॉइस चॉइस करना पड़ेगा। आपके पास सीमित मात्रा में फॉरेन करेंसी है जो रिजर्व है, तो सीमित मात्रा में अगर फॉरेन करेंसी है और फॉरेन करेंसी में ही आपको पे करना है, तो आप तेल पे करेंगे या सोना पर करेंगे? तो सोना अगर महंगा होगा और सोने पर आप पैसा लगाते जाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक साल तक मत खरीदो, लेकिन यहां जो दलाल है वो दलाल लगा हुआ है, जो सटोरिया है उसका खेल जारी है। वो इंटरनेशनल बुलियन के साथ मिलकर के खेल करने में लगा हुआ है, कभी गिराएंगे कभी उठाएंगे, उनका खेल चल रहा है। लेकिन अमेरिकी फेडरल बैंक के जो नए चेयरमैन हैं केविन वॉर्श, उनका नजरिया देखिए, वो कितना डेडिकेटेड होकर के काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि यही मौका है जब हमने एक इकोनॉमिक डिसरप्शन पूरी दुनिया में कर दिया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितने देश प्रभावित हैं? अगर वहां से तेल नहीं आएगा तो कितने देश प्रभावित हो जाएंगे? भारत भी प्रभावित होगा उससे, अन्य देश भी प्रभावित होगा। अब ये सारे अन्य देश की हालत खराब होगी, इन्फ्लेशन राइज होगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है अभी भी वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो थर्मल पावर नहीं है, वो हाइडल पावर नहीं है, वो विंड पावर नहीं है, वो सोलर पावर नहीं है, वो पेट्रोलियम का पदार्थ है। और पेट्रोलियम पदार्थ के लिए हमको 100% ऑलमोस्ट हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे सोना इंपोर्ट करते हैं 99%। अब उसमें अभी ब्लेंडिंग हो रही है इथेनॉल की, तो अलग अलग पदार्थ बनाए जा रहे हैं, लिक्विड बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई तात्कालिक फौरन लाभ नहीं हो रहा है। होगा अगले 10-15 वर्षों में, हो सकता है कि एनर्जी सेक्टर में हमारी कोई बदलाव आपको देखने को मिले। हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर अलग तरीके से काम करें, लेकिन अगेन उसमें भी थर्मल पावर के अलावा जो हाइडल पावर का पोजीशन है वो एक अच्छी स्थिति में नहीं है। सोलर पावर का जो पोजीशन है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। बन तो रहे हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। जितनी बिजली हमें चाहिए उतनी की वो पूर्ति कर देगा कहना मुश्किल है। तभी तो ईबी, अब आप कल्पना कीजिए कि ईबी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लेकिन फिर भी वो बिक नहीं रही है मार्केट में, बाजार में। क्यों? क्योंकि ईबी चार्जिंग के लिए जो स्टेशन चाहिए, चार्जिंग स्टेशन, उसकी संख्या कम है। तो ऐसी परिस्थिति में ईबी चार्जिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, और ईबी चार्जिंग के लिए फिर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ाने के लिए आपके पास जो स्रोत हैं, थर्मल हैं, हाइडल हैं, सोलर हैं, विंड हैं, इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। अभी न्यूक्लियर एनर्जी भी आ रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी अभी टेस्टिंग फेज में ही है। तो अभी भारत अगला 10 वर्ष आपको जिस रफ्तार से, जिस तरीके से काम करना है, वो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। भारत को एक पूरे सीईओ के नजरिए से देखना पड़ेगा, और भारत को एक यूनिट के रूप में देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। हर सेक्टर्स में आपको काम करने पड़ेंगे, और अमेरिका आपको काम करने देगा नहीं, आपको उलझाएगा, पाकिस्तान से युद्ध करवाएगा, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन करवाएगा, इंटरनल आप पूरी तरह से हमेशा बलवा का माहौल बना रहेगा। इसीलिए जरूरत है एक मजबूत स्टेबल लीडरशिप की। लेकिन मैं हैरान हूं, प्रधानमंत्री भी विदेशी की यात्रा पर ज्यादा घूम रहे हैं। हमें पता नहीं वहां सेशल्स क्यों गए हैं प्रधानमंत्री,